हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का व्याकरण की इस क्लास में। तो हम लोग कल समास देख रहे थे। समास हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था नेटवर्क समस्या के कारण। तो आज हम समास को ही देखेंगे आगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि एक विग्रह दिया है, परलोक को गमन। इसका समस्त पद का चयन कीजिए। चलिए 1 का आंसर करिए। परलोक को गमन का समस्त पद का आंसर क्या होगा इसका? तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। कल इसका मिस्टेक हो गया था। परलोको गमन नहीं होता है, परलोक गमन होता है। ठीक, परलोक को गमन को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो परलोक गमन कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सेकेंड नंबर के प्रश्न पे आते हैं। सेकेंड नंबर का प्रश्न है कि सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना है आपको। तो आंसर करिए कि कौन सा सही युग्म है। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पतितों में पावन, रसोई घर या धनहीन। कौन सा यहाँ पे सही दिया है? तो आपने बताया कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। रस भरा का विग्रह सही दिया है। रस भरा, रस से भरा। बाकी आपका पतित पावन क्या है? गलत दिया है। पतित पावन का होगा पतितों को पवित्र करने वाला। ठीक, और रसोई घर का होगा रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे गलत दे दिया है। और धनहीन का धन से हीन होगा, धन में हीन नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो 2 का हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है कि समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल विग्रह कहते हैं। समास का क्या होता है? विग्रह होता है। समासिक पद है उनको अलग करते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दिया गया है कुरूप। तो आपको कुरूप का विग्रह करना है कि कुरूप का विग्रह क्या हो जाएगा। इसका मतलब होगा जिसका रूप है सुंदर, या असुंदर रूप वाला, या सुंदर रूप वाला, या असुंदर और रूप। कुरूप का अर्थ क्या हो जाएगा? विग्रह क्या होगा यहाँ पे? तो आपने 4 का भी ऑप्शन बताया है कि कुरूप मतलब असुंदर रूप वाला। बिल्कुल सही जवाब आया है आपका। कुरूप मतलब असुंदर रूप वाला। 5 नंबर पे आते हैं और 5 नंबर का हमारा प्रश्न है कि 4 पाए हैं जिसके। 4 हैं पाए जिसके, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? चौमासा कहेंगे, चौराहा कहेंगे, चारपाई कहेंगे, या चौतरफा कहेंगे। तो बिल्कुल 4 हैं पाए जिसके, उन्हें हम क्या कहेंगे? चारपाई कहेंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 4 है पाए जिसके, चारपाई। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं?
हर दिन है, आशातीत है, कवि श्रेष्ठ है। तो पहला विकल्प तो हमारा कट गया। क्यों कट गया? कि यहाँ पे हर दिन दे दिया है और हर दिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसीलिए कट गया। बाकी आशातीत और कवि श्रेष्ठ तो तत्पुरुष का है, लेकिन हर दिन अव्ययी का है। बाकी आपका ये सी वाला भी कट गया, हर रोज दिया है, ये भी अव्ययी भाव का उदाहरण है, तो ये भी कट गया। फिर डी वाला भी कट गया, क्योंकि इसमें भी अव्ययी भाव का उदाहरण दे दिया है, हाथों हाथ, तो हाथों हाथ में भी अव्ययी भाव समास है, तो ये भी कट गया। राजपुत्र और अकाल पीड़ित में तत्पुरुष है, लेकिन एक अव्ययी भाव का दे दिया है। ठीक, तो इसमें तीनों हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। तो जिन्होंने बी बताया है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि बी ऑप्शन में सभी जो उदाहरण हैं वो तत्पुरुष समास के हैं। जैसे गृहस्थ है, हरफन मौला है, कपड़ छन है, तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। हरफन मौला का विग्रह हो जाएगा हर फन में मौला, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कपड़ छन का विग्रह हो जाएगा कपड़े से छना हुआ, करण तत्पुरुष हो जाएगा। और गृहस्थ का हो जाएगा गृह में स्थित। गृहस्थ का क्या होगा? गृह में स्थित होगा, इसमें आपका अधिकरण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि नगर निवास, नगर निवास का विग्रह करिए आप लोग। नगर निवास का विग्रह क्या होगा? और ये भी बता दिया है कि नगर निवास अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। किस तत्पुरुष का? तो अधिकरण तत्पुरुष का। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? तो नगर के लिए निवास नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। नगर के लिए निवास नहीं होगा, क्योंकि अधिकरण तत्पुरुष का तो ये चिन्ह ही नहीं है और ये सही भी नहीं है। नगर से निवास भी नहीं होता है, नगर का निवास भी नहीं होता है। सही हो जाएगा हमारा नगर में निवास। नगर निवास का विग्रह होगा नगर में निवास, डी ऑप्शन। चलिए 7 का डी आपने बिल्कुल सही बताया। 8 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जीआईसी में आया है ये, कि धर्म बुद्धि में समास बताइए। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? इसका आंसर करिए आप लोग। गुड इवनिंग रीमा। चलिए धर्म बुद्धि का कौन सा समास है? तो 8 का सी बताया आपने और बिल्कुल सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक, बहुत अच्छा जवाब रहा इस प्रश्न का। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर का बिल्कुल आसान दिया है, उत्तर दक्षिण में समास बताइए। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, द्विगु है। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो आपने बताया कि द्वंद्व समास है, बिल्कुल। जहां पे दोनों पद प्रधान हो वहां पे द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर भी प्रधान है और दक्षिण भी प्रधान है। इसका विग्रह करेंगे तो उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। ठीक, और द्वंद्व समास का विग्रह करने पे बीच में योजक चिन्ह और या फिर या, ये दोनों आता है, तो उत्तर और दक्षिण तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है आपसे कि ऋण मुक्त, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में समास बताइए, कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या आपादान तत्पुरुष है? तो आपका जवाब आया है 10 का डी, और 10 का डी बताया है आप सभी ने और बिल्कुल सही बताया है, बहुत बढ़िया। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो आपादान तत्पुरुष है। ठीक, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह होगा ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त मतलब उससे आजाद हो गए, अलग हो गए,
तो जहां पे अलग होने का सेंस आता है वहां पे अपादान तत्पुरुष होता है। तो डी बिल्कुल सही जवाब रहा। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में आपको बताना है कि प्रेमातुर में कौन सा समास नहीं है, नहीं बताना है। जल्दबाजी नहीं सोनी। नेटवर्क सही है रीमा, बिल्कुल सही है आज तो नेटवर्क। चलिए प्रेमातुर में कौन सा समास नहीं है ये बताइए। इसमें 3 समास आ जाते हैं, लेकिन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। नहीं नहीं प्रतिभा जी, इसमें नहीं ही होना चाहिए। ठीक, ये आया हुआ है प्रश्न, तो इसमें द्विगु नहीं है। ठीक, द्विगु नहीं है। बाकी आपका इसमें तत्पुरुष तो होगा ही, कन्फर्म ही है। अव्ययी भाव भी मान लिया जाता है और बहुब्रीहि भी मान लिया जाता है। लेकिन इस प्रश्न को क्या कर दिया गया है, एफ कर दिया गया था। ठीक, यूपी टीजीटी में ही आया हुआ है और आयोग ने इस प्रश्न को एफ कर दिया था, गलत कर दिया था। बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें है ही होना चाहिए था। ठीक, बिल्कुल सही, क्योंकि एक ऐसा और प्रश्न आया था, एक ऐसा और प्रश्न आया है तो उसमें बिल्कुल वो सही है, लेकिन इसमें क्या है, गलत है। ये वास्तव में प्रश्न यफ है, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी और बहुब्रीहि बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो इसमें है पूछना चाहिए था, तो सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। इसको यफ कर दिया जाता है, आयोग ने यफ किया था, हम लोग भी इसे यफ कर देते हैं। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। आंसर करिए 12 नंबर का सभी लोग, और क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो आपने बताया कि कर्मधारय समास है, और बिल्कुल सही बताया। ठीक, इसका विग्रह हो जाएगा कि मुख है जिसका चंद्रमा के समान, तो चंद्रमुख में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। 12 का सी आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए 13 नंबर में बताइए। 13 नंबर में आपको बताना है कि मुख चंद्र में कौन सा समास है। मुख चंद्र में समास बताइए। कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, या तत्पुरुष होगा। ये भी आरपीएस में आ चुका है। तो 13 नंबर का आप सभी आंसर करिए। तो आपने बताया कि मुख चंद्र में कर्मधारय समास होगा, और बिल्कुल सही जवाब आया है। क्यों, इसका हम विग्रह करके देख लेते हैं। तो मुख चंद्र का यदि हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि मुख रूपी चंद्रमा, तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर में आपको ये बताना है कि किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सीताराम, परशुराम, हानि लाभ, भाई बहन। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बिल्कुल सभी लोग आंसर करिए, आए या ना आए कोशिश करिए गलती ही करने का, पर आंसर करते रहना चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो परशुराम में नहीं है। ठीक, सीताराम में है, इसका विग्रह करेंगे तो सीता और राम हो जाएगा। हानि लाभ का हानि और लाभ हो जाएगा। भाई बहन का भाई और बहन हो जाएगा। लेकिन परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है। 14 का भी बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में आपसे पूछा है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये हर जगह सब समाज से प्रश्न आते रहते हैं, हर प्रैक्टिस में।
तो किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? हाँ बिल्कुल रीमा। चलिए, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा में, त्रिभुज में, चतुरानन में, सप्ताह में। तो आपने बताया कि चतुरानन में द्विगु समास नहीं है। चतुरानन में कौन सा समास है? बिल्कुल, चौराहा 4 राहों का समाहार होता है तो द्विगु हो जाएगा। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार होता है और सप्ताह 7 दिनों का समाहार होता है। तो जहां भी समाहार की बात आएगी वहां पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन चतुरानन में किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए हो गया है ना, तो चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। तो 15 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। सोलह नंबर का प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। ये यूपी पीएससी जीआईसी में आया है कि गोधूम चड़कम में समास है। गोधूम चड़कम में समास बताइए। इतरेतर द्वंद है, द्विगु समास है, कि एक रोष द्वंद है, कि समाहार द्वंद है? गोधूम चड़कम में आपको समास बताना है। 16 नंबर का आंसर करिए। तो 16 का आंसर सभी ने डी किया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यहाँ पे आपका समाहार द्वंद है। गोधूम चड़कम, गेहूं और चना का समाहार। ठीक, तो यहाँ पे समाहार द्वंद है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का। 17 नंबर में आपको बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेच्छा, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचक, 24, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष। तो आपने बताया कि बी हो जाएगा। सप्ताह और शताब्दी में द्विगु समास है और बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, क्योंकि बताया मैंने अभी पीछे कि जहां पे समाहार की बात आएगी वहां द्विगु समास होगा। तो ये तो गलत हो गया, दशानन दे दिया है। दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पे भी चतुर्भुज दिया है, ये भी बहुब्रीहि का उदाहरण है। यहाँ पे त्रिलोचन होना चाहिए था, ये भी बहुब्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन बी वाला आपका द्विगु समास का है। ठीक, सप्ताह 7 दिनों का समूह और शताब्दी 100 वर्षों का समूह। तो बी हमारा राइट है। चलिए 18 नंबर के प्रश्न पे आते हैं कि जेब कतरा में कौन सा समास है? जेब कतरा में समास बताइए। पहले इंटर का पेपर अच्छे से दो रीमा, बढ़िया नंबर लाओ, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से तुम्हें ग्रेजुएशन के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक, अभी बोर्ड का पेपर है, उस पर फोकस करो। चलिए, जेब कतरा में समास बताइए। तो आपने बताया कि 18 का डी होगा और बिल्कुल सही जवाब आया है, जेब को कतरने वाला। तो जहां पे को आ जाता है वहां पे कर्म तत्पुरुष हो जाता है। ठीक, तो आपने बिल्कुल डी आंसर सही दिया है। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट बिल्कुल हैं उदाहरण। तो 19 नंबर में आपको बताना है कि यथा संभव में समास। यथा संभव में कौन सा समास है? तो आपने बताया कि अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहला पद अव्यय है यहाँ पे ना, यथा, ये क्या है? अव्यय दिया है। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में आपको बताना है
कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी होगा कि द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा? किसका पूर्व पद संख्या बोधक होता है? तो बिल्कुल द्विगु समास का होता है। क्यों? क्योंकि जैसे देख लीजिए चौराहा, तो चार रास्तों का समूह, तो चार क्या हो गया? संख्या बोधक हो गया और पहला पद भी है। जैसे सप्ताह देख लीजिए 7 दिनों का समूह, तो 7 पहला शब्द है और संख्या बोधक है। ठीक, तो बिल्कुल हमारा द्विगु समास जो है इसका पहला पद संख्या बोधक होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आया है आपका। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर में आपको बताना है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वहां कौन सा समास होता है? समास में आए पदों को छोड़ के जब अन्य पद की प्रधानता हो तो वहां कौन सा समास होता है? तो बिल्कुल जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही जवाब है बहुब्रीहि समास। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे वीणा पाड़ी है तो वीणा है जिसके पाड़ी में, तो अर्थात सरस्वती जी, मतलब कोई अलग सेंस उसका निकल रहा है, तो बहुब्रीहि समास है डी ऑप्शन। 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर में आया आपके सामने यथाविधि। यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है? तो आपने बताया 22 का ए कि यथाविधि में अव्ययी भाव समास है और बिल्कुल सही जवाब आया है। पहला पद यथा यहाँ पे अव्यय दिया है, मतलब विधि के अनुसार, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर का प्रश्न है कि भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न में कौन सा समास है? तो 23 का ए बताया किसी ने सी बताया। तो सी, बिल्कुल सी सही जवाब आया है। भारत रत्न, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, भारत रत्न में क्या होगा? तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास का भेद होगा? चलिए, भारत रत्न में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा? आंसर करिए कि भारत रत्न में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? तो संबंध तत्पुरुष है। भारत का रत्न इसका विग्रह हो जाएगा। बिल्कुल सभी ने सही बताया है। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर में आपको बताना है कि यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास बताइए। तो आपने बताया कि बी होगा, अव्ययी भाव। बिल्कुल, यहाँ पे भी यथा आया है, पहला शब्द अव्यय है और इसका अर्थ हो जाएगा शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 24 का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आते हैं हम 25 नंबर पे। 25 नंबर का प्रश्न है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? रात दिन में, हानि लाभ में, माता पिता में, परम पिता में? तो आपने बताया कि परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। परम पिता में कौन सा समास होगा? चलिए आंसर करिए।
परम पिता में कौन सा समास होगा? रात दिन में बिल्कुल द्वंद है, रात और दिन। माता पिता में भी द्वंद है, माता और पिता। हानि लाभ में भी द्वंद है, हानि और लाभ। लेकिन परम पिता में कौन सा समास है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब आया है। परम पिता में कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास नहीं है। हाँ, कर्मधारय। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? मुरारी है, या नील गगन है, या आजन्म है, या त्रिभुवन है? 26 का आंसर करिए कि इन चारों में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो आपने बताया कि मुरारी है। बिल्कुल, मुरारी, मुर का अरी। मुर मतलब मुर एक राक्षस था, उसके शत्रु कौन थे? तो कृष्ण भगवान थे, उनको मुरारी कहते हैं हम लोग। तो मुरारी कहने से अन्य अर्थ का बोध हुआ ना श्री कृष्ण का। तो जहां अन्य अर्थ का बोध हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। बाकी आपका बी वाले में नील गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय समास है। आजन्म, जन्म तक, इसमें आपका अव्ययी भाव है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, यहाँ आपका द्विगु समास है। तो 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर में आपको बताना है कि प्रजा हित में कौन सा समास है? प्रजा हित में समास बताइए। बहुव्रीहि है, या तत्पुरुष है, या द्वंद्व है, या अव्ययी भाव है? प्रजा हित में कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही जवाब आया है आपका कि प्रजा हित में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? क्योंकि तत्पुरुष के भी तो 6 भेद होते हैं, तो उन 6 में से कौन सा है? प्रजा हित में कौन सा तत्पुरुष है? अंशु जी ने बताया संप्रदान तत्पुरुष, मतलब आपके अनुसार प्रजा के लिए हित। और सविता जी ने भी बताया संप्रदान। चलिए और कोई? अच्छा, सोनी का भी संप्रदान आया है। हे भगवान, संप्रदान नहीं होगा। प्रजा के लिए हित थोड़े ना होता है, प्रजा हित का, प्रजा का हित होता है। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा ना। यहाँ पे कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष होगा। ध्यान कहाँ है आप लोगों का? बिल्कुल, प्रजा का हित होता है तो उसमें हमारा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए 28 पे आते हैं। 28 में आपको बताना है कि यथाक्रम में कौन सा समास है? अच्छा, नहीं, आपका विग्रह वाला दिखा लेकिन आंसर नहीं दिखा था। यथाक्रम, तो बिल्कुल यथाक्रम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथा यहाँ पे क्या है? अव्यय है। तो यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए 29 पे आते हैं। 29 में आपको बताना है कि गुणहीन, गुणहीन शब्द में कौन सा समास है? गुणहीन में समास बताइए। तो आपका जवाब आया है बी, कि गुणहीन में तत्पुरुष समास है। और बिल्कुल सही जवाब आया है तत्पुरुष। अब इसमें बताइए कि इसमें तत्पुरुष का कौन सा भेद है? चलिए गुणहीन में बताइए। तो गुण से हीन बिल्कुल हो जाएगा। नाम बताइए कौन सा तत्पुरुष समास है इसमें? तो यहाँ पे सोनी ने बताया कि करण तत्पुरुष है और सविता जी ने बताया कि आपादान है।
प्रतिभा जी ने भी आपादान बताया। तो जिन्होंने आपादान तत्पुरुष बताया है उनका जवाब सही है। गुड़ से हीन मतलब गुड़ क्या है, उसमें नहीं है, वो अलग है गुड़ से, तो वहां पे हमारा आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, करण नहीं होगा, यहाँ पे गुण साधन नहीं है। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है। 30 हमने समास के उदाहरण देख लिए, चलिए और भी देखेंगे अभी। 30 नंबर में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीताम्बर है, पाप पुण्य है, आजीवन है, चौमासा है। नहीं दिखा रीमा, बिल्कुल दिखा तुम्हारा। तो आपने बताया कि पीताम्बर जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बिल्कुल सही जवाब है। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और पाप पुण्य में आपका द्वंद्व हो जाएगा, आजीवन में आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, और चौमासा में द्विगु समास हो जाएगा। तो 30 का हमारा ए राइट है। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है कि मदमाता, मदमाता में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। मदमाता में कौन सा समास है। तो सोनी ने 31 का ए बताया है और रीमा ने भी बताया है और अंशु जी ने भी बताया है। ध्यान कहाँ है, मदमाता में अव्ययी भाव कहाँ दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे जो पहला शब्द मद है, क्या ये अव्यय है। इसका विग्रह हो जाएगा मद से माता। ठीक, यहाँ पे करण तत्पुरुष है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट है कि मद माता में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर में आपको ध्यान से आंसर देना है। यहाँ पे दिया है राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। तो इन चारों में आपको समास बताना है, कौन सा समास है। ऑप्शन चूज करिए। 32 का आपको ऑप्शन चूज करना है कि इसमें कौन सा समास है। तो आपने बताया कि डी है और बिल्कुल सही है। देख लेते हैं, राह खर्च, तो राह के लिए खर्च, यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, तो बिल्कुल तत्पुरुष है पहले नंबर पे। फिर आपको दिया है व्यर्थ, तो यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। व्यर्थ मतलब बिना अर्थ का, तो यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास है। गोला बारूद, गोला और बारूद, यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास है। छुट भैया, यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर में आपको बताना है कि राजा रानी में कौन सा समास है। राजा रानी में समास बताइए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। राजा रानी में कौन सा समास है। तो आपने बताया कि द्वंद्व समास है और बिल्कुल सही बताया है। ठीक, इसका विग्रह हो जाएगा राजा और रानी, डी बिल्कुल सही आंसर है और सभी ने सही भी किया। सबसे आसान है ये समास, द्वंद्व और द्विगु, ये दोनों सबसे आसान है। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा में समास बताइए, कौन सा समास है। तो आपने बताया कि द्विगु है, बिल्कुल सही। चार राहों का समूह, समाहार, तो जहां पे समाहार होगा वहां द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का। 35 नंबर में दिया है कि चिड़ी मार, चिड़ी मार में कौन सा समास है। चिड़ी मार में कौन सा समास है।
तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या द्विगु है? चिड़ी मार में कौन सा समास है? तो आपने बताया कि तत्पुरुष समास है और बिल्कुल सही जवाब है, चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है ये भी बताइए। कि चिड़ी मार में तत्पुरुष समास तो है, बिल्कुल सही बताया आपने, पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो आपका जवाब आया है कि कर्म तत्पुरुष है और बिल्कुल सही जवाब आया है। चिड़ी मार मतलब चिड़ी को मारने वाला। ठीक, तो बहुत बढ़िया जवाब है, कर्म तत्पुरुष है। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि नरसिंह में कौन सा समास है? इसका आंसर ध्यान से करना है कि नरसिंह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्विगु है? ये काफी अच्छा प्रश्न है और कंफ्यूजन के कारण ये गलत भी होता है। तो नरसिंह में समास बताइए। तो यहाँ पे बी भी आया है आंसर और सी भी आया है, तो तत्पुरुष नहीं होगा। ठीक, तत्पुरुष को लेके ही कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, लेकिन तत्पुरुष नहीं होगा। नरसिंह में कर्मधारय समास होगा और इसका विग्रह हो जाएगा नर सिंह के समान। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। तो इसे आप लोगों को ध्यान देना है कि नरसिंह में कर्मधारय समास है। जिन्होंने सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में समास बताइए। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? तो आपने बताया कि नीलगाय में कर्मधारय समास है। ठीक, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। तो यहाँ पे बता रहा है ना कि नीली है जो गाय, गाय विशेष से है और नीला उसकी विशेषता बता रहा है। तो जहाँ पे विशेष से विशेषण हो वहां पे कर्मधारय समास हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए 38 नंबर पे हम आते हैं। 38 नंबर में आपसे पूछा है कि त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष है या द्विगु है या द्वंद्व है या कर्मधारय है? तो आपने बताया कि त्रिभुज में द्विगु समास है। वेरी गुड। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं का समाहार। तो जहां पे समाहार होगा वहां द्विगु हो ही जाएगा। 39 पे आते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, हर पेपर में ये पूछा जाता है कि महात्मा में समास बताइए। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? 39 का आंसर करिए। तो 39 का जवाब आ रहा है आप लोगों का कि महात्मा में कर्मधारय समास है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। महान है जो आत्मा, उसे हम कहेंगे महात्मा। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये टीजीटी में आ भी चुका है प्रश्न और बहुत पूछा जाता है ये कि महात्मा में समास बताइए। तो महात्मा में कर्मधारय समास है, ये ध्यान देना है। आते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर का प्रश्न है आपसे कि प्रतिदिनम शब्द का विग्रह कीजिए। ये भी जीआईसी पीजीटी में आया हुआ है और यूपी टीजीटी में भी आया है कि प्रतिदिनम का विग्रह कीजिए। क्या हो जाएगा? तो 40 का देखते हैं क्या जवाब आता है आप लोगों का। तो आप लोगों ने बताया है कि बी होगा, दिनम दिनम प्रति।
और बिल्कुल सही बताया। ठीक, दिनम दिनम प्रति, तो प्रतिदिनम का विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दुविधा की क्या बात है, सीरीज लेके पढ़िए और पास हो जाइए। ठीक, वो दुविधा मेरे पास भी है, तो इसमें घबराना नहीं है। चलिए, महात्मा में समास बताइए। महात्मा में कौन सा समास है? फिर क्वेश्चन रिपीट किया है। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? तो आपने बताया सी कि महात्मा में कर्मधारय है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, महान है जो आत्मा। चलिए 42 पे आते हैं। अच्छा, 42 का भी रिपीट कर दिया। प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति हो जाएगा। चलिए 43 पे आते हैं हम। 43 में हमारा दिया है कि निम्न में से एक कर्मधारय समास है। कौन सा है? हाथों हाथ, प्रत्यक्ष है, आराम कुर्सी है, भुजदंड है। कर्मधारय समास किसमें है? हाथों हाथ में है, प्रत्यक्ष में है, आराम कुर्सी में है, भुजदंड है। तो आपने बताया कि बी। बी कैसे होगा? बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक, प्रत्यक्ष में तो अव्ययी भाव समास है और यहाँ पे भुजदंड में कर्मधारय है। हाथों हाथ में भी अव्ययी है, आराम कुर्सी में तत्पुरुष है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आपका भुजदंड में कर्मधारय समास है, तो जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल सही बताया है। और यहाँ पे प्रतिभा जी ने भी गलत किया है क्या? नहीं, उन्होंने सही किया है, 42 का बी बताया है। चलिए 44 नंबर पे आते हैं। 44 का प्रश्न है आपके सामने कि सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी है, कर्मधारय है कि इनमें से कोई नहीं? तो आपने बताया कि सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। 44 का आपने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। सिंह द्वार में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए 45 पे आते हैं। 45 का क्वेश्चन है आपसे कि नीलोत्पल शब्द में समास है। नीला है जो उत्पल, तो नीलोत्पल में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो आपने बताया सी, बिल्कुल नीला है जो उत्पल। ये विशेषता बता रहा है उत्पल की ना, कि कैसा है, तो नीला है। तो जहां पे विशेषता बताई जाएगी, विशेषण विशेष से आ जाएगा, वहां हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 46 नंबर पे आते हैं कि धनंजय में समास है। धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है। तो आपने बताया कि धनंजय में बहुब्रीहि समास है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, अर्जुन के लिए स्पेशल कहा जाता है ये शब्द, तो धनंजय का अर्थ अर्जुन हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास यहाँ हमारा है। चलिए 47 पे आते हैं। 47 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है।
तो आपने बताया कि द्वंद्व समास में दिन दिन उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, दिन दिन में अव्ययी भाव समास है। ठीक। हरि शंकर, हरि और शंकर में द्वंद्व है। धन धान्य, धन और धान्य में भी द्वंद्व है। घर बाहर, घर और बाहर में भी द्वंद्व है। लेकिन दिन दिन में द्वंद्व नहीं है। यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 47 का बी बिल्कुल सही है। 48 पे आते हैं। 48 में भी आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है कि कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हरिशंकर है तो हरिशंकर तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। हरि और शंकर। पीताम्बर भी नहीं है, यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। रात दिन भी नहीं है, यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन राजपुत्र में आपका तत्पुरुष है। ठीक, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सही है। चलिए 49 पे आते हैं। 49 में आपको बताना है कि गिरिधारी में कौन सा समास है। गिरिधारी में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। तो आपने बताया कि गिरिधारी में बहुब्रीहि समास है। बहुत बढ़िया। गिरिधारी, गिरि को धारण करने वाले तो कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो यहां भी हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए 50 नंबर पे आते हैं। 50 नंबर में आपको बताना है कि मन माना, मन माना में कौन सा समास है। 50 हमने देख लिया, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई, लेकिन अभी और देखेंगे क्वेश्चन। मन माना में समास बताइए। तो आपका जवाब आया है सी। और बाकी लोग, केवल अंशु जी का जवाब हमें दिख रहा है और सभी का आंसर ए सी दोनों होगा। नहीं, दोनों, जब दोनों ऑप्शन में आपके सामने आ गया तो कोई एक को ही चूज करना है आपको। जब दोनों आ गया तो दोनों पे थोड़ी ना गोला भरेंगे, तब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। यहाँ पे हम अव्ययी भाव को लगाएंगे। ठीक, मन माना में क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव लगाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन होगा तो इसमें तत्पुरुष भी, लेकिन अगर देखा जाए तो आयोग ने इसको अव्ययी भाव माना था, तो हम भी अव्ययी भाव ही मानेंगे। मन माना, मन के अनुसार। चलिए, तो मनमाना में आपको जब ध्यान देना है कि दोनों ऑप्शन आए तो अव्ययी भाव लगाना है। 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है कि कतर व्योत, कतर व्योत में कौन सा समास है। तो आपने बताया कि कतर व्योत में द्वंद्व समास है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कतर व्योत में द्वंद्व समास है, ए ऑप्शन। 52 पे आते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है। 52 का बताना है कि कमल नयन में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो आपने बताया कि बहुब्रीहि है। बिल्कुल, जिनके नयन है कमल के समान, तो किसके हैं? विष्णु जी के हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर पे आते हैं। 53 नंबर में बताना है कि हानि लाभ, हानि लाभ में कौन सा समास है। तो ये तो काफी आसान है और आपने बताया भी बिल्कुल सही कि हानि लाभ में द्वंद्व समास है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए 54 नंबर पे आते हैं। 54 नंबर में आपको बताना है कि जय पराजय, जय पराजय में कौन सा समास है। तो इसका भी आपने बताया सी, और ये भी आसान था, जय और पराजय। तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास है, सी ऑप्शन। अच्छा, जय पराजय किसी का नाटक भी है।
तो आप बताइए कि जय पराजय किसका नाटक है? हाँ, वेरी गुड, जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। चलिए 55 नंबर पे आते हैं। आज समास को समाप्त कर देना है, ठीक। 55 नंबर पे आते हैं कि लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है। तो आपने बताया कि लंबोदर में बहुब्रीहि है, बिल्कुल रीमा, अस्क का है। लंबोदर में क्या है? तो बहुब्रीहि समास है। लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो लंबोदर में बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए 56 नंबर पे आते हैं। कुछ ही प्रश्न बचे हैं और हमारे, ज्यादा नहीं है। 56 में बताना है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। नीलोत्पलम में कर्मधारय दिया है, दशानन में बहुव्रीहि दिया है, राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव दिया है, और दिवारात्रि में द्वंद्व दिया है। तो बिल्कुल सी वाला सही नहीं दिया है, राम लक्ष्मणों, इसमें अव्यय दिया है, गलत दिया है। यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, राम और लक्ष्मण, ठीक, तो द्वंद्व हो जाएगा, बाकी तो सब सही दिया है। चलिए 57 नंबर पे आते हैं। 57 में आपको बताना है कि आजन्म, आजन्म शब्द में समास है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है। तो बिल्कुल यहाँ पे आजन्म, जन्म तक, पहला पद अव्यय दिया है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए 58 पे आते हैं। 58 में आपको बताना है कि तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा द्वंद्व है, अव्ययी है, द्विगु है, कर्मधारय है। तो आपने बताया कि तिरंगा में द्विगु समास है, बहुत बढ़िया। तिरंगा तीन रंगों का समाहार, तो तिरंगा में द्विगु समास हो जाएगा। 59 पे आते हैं। 59 में दिया है गौशाला। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला, तो 59 का आपने बताया एक ही तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही जवाब है। गौशाला में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है? तो संप्रदान तत्पुरुष है। गो, गो मतलब गाय, गाय के लिए शाला, ठीक, तो गौशाला में संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। 60 नंबर पे आते हैं। 60 नंबर में आपको बताना है कि कौन द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। तो 60 का आंसर आप लोगों का आया है कि सी होगा, बिल्कुल सही आया है, त्रिभुवन। त्रिभुवन मतलब तीन भुवनों का समाहार, तो यहाँ पे हमारा द्विगु हो जाएगा। बाकी राजा रानी में द्वंद्व है, पीताम्बर में बहुब्रीहि है, और भूदेव में भी बहुब्रीहि है। चलिए 61 नंबर पे आते हैं। 61 नंबर में आपको बताना है कि द्वंद्व समास है। अभी रुको रीमा, थोड़ा सब्र करो, अभी गेम ओवर नहीं हुआ, ठीक, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी कुछ ही क्वेश्चन है तो समास को समाप्त कर लिया जाए। कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो क्या कल देखा जाएगा, उन्हें कल अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो आपने बताया कि द्वंद्व समास पाप पुण्य में है, बिल्कुल, पाप और पुण्य, तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक। बाकी वीर पुरुष में कर्मधारय होगा, शोकाकुल में तत्पुरुष होगा, सर्वोत्तम में भी तत्पुरुष हो जाएगा, लेकिन पाप पुण्य में द्वंद्व है। चलिए 62 का आंसर करिए। परमानंद, परमानंद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो 62 का आपने बताया
किसी होगा, बिल्कुल सही जवाब है परमानंद। परमानंद में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, जो आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परमानंद, वहां हमारा कर्मधारय समास होगा। आनंद की विशेषता बताई गई है। चलिए 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? कई बार बताती आ रही हूं कि जिसका पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 64 नंबर पे आते हैं। 64 नंबर में बताना है कि पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी है या तत्पुरुष है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो आपने बताया कि द्विगु समास है, और बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब आया है द्विगु, बी ऑप्शन सही है हमारा, पंचवटी में द्विगु समास है। चलिए 65 नंबर पे आते हैं। 65 नंबर में आपको मिलान करना है, तो ध्यान से करिए मिलान। वनवास है, दान पुण्य है, त्रिनेत्र है, यथा विधि है, तो इनमें कौन कौन सा समास है? मिलान कीजिए। तो 65 का आया है आंसर बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। 65 में बी हो जाएगा। वनवास, वनवास में तत्पुरुष समास हो जाएगा। वन में वास तो अधिकरण तत्पुरुष। दान पुण्य में आपका द्वंद्व हो जाएगा। त्रिनेत्र में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, तीन है जिसके नेत्र अर्थात शिव जी, और यथा विधि में अव्ययी भाव हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए का 5वां तो इसी में दिया है, बी का 3रा इसी में दिया है, तो बी हमारा 65 का सही है। चलिए 66 नंबर पे आते हैं। 66 नंबर में आपको बताना है कि धनुर्बाण, धनुर्बाण में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? तो बिल्कुल यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, और आपने डी बताया भी है। धनुर्बाण, धनुष और बाण, ठीक, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, डी ऑप्शन। चलिए 67 नंबर पे आते हैं। 67 पे, 67 में आपको बताना है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तो आपने बताया कि डी होगा, द्वंद्व समास। बिल्कुल, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मतलब बाद वाला पद, लेकिन द्वंद्व में आपका दोनों प्रधान होगा। अभी हमने देखा धनुर्बाण, धनुष और बाण, धनुष भी प्रधान है और बाण भी प्रधान है, दोनों अपना अपना महत्व रखते हैं। चलिए 68 नंबर का ये भी इंपॉर्टेंट है। सदगति, सदगति में समास बताइए कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी है या द्विगु है? सदगति में समास बताइए। तो 68 का सी आया है और ए आया है। चलिए, और तो जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सदगति मतलब सत्य की ओर गति, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। ठीक, याद भी चुका है, तो सदगति में तत्पुरुष समास हमारा सही हो जाएगा। चलिए 69 पे आते हैं। शोकाकुल, शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में समास बताइए। तो शोकाकुल 69 का आपने बताया ए, बहुत बढ़िया, तत्पुरुष समास है, शोक से आकुल, करण तत्पुरुष हो जाएगा।
70 नंबर पे आते हैं, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? 70 नंबर का हमारा प्रश्न है अकाल पीड़ित। तो आपने बताया कि सी है, तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है, कौन सा? तो कर्ण तत्पुरुष है, अकाल से पीड़ित। चलिए 71 पे आते हैं। 71 में आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है कि कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है। आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो 71 का आपने ए बताया। बहुत बढ़िया, सोनी ने भी बताया, अंशु जी ने भी बताया, बहुत अच्छा जवाब। ठीक, रीमा का भी है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है आज कल। आज और कल हो जाएगा, दिन दिन में अव्ययी हो जाएगा, रातों रात में भी अव्ययी हो जाएगा, और वीर पुरुष में आपका कर्मधारय हो जाएगा। चलिए 72 पे आते हैं। 72 का क्वेश्चन है आपसे, पर्णकुटी। पर्णकुटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। तो 72 का भी आपने ए बताया है कि तत्पुरुष हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब। पर्णकुटी, पत्ते की कुटी, तो यहां भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष होगा? तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए 73 नंबर पे आते हैं अब। 73, इसमें आपको बताना है ध्यान मग्न। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? और 6-7 क्वेश्चन बचे हैं तो हम लोग कर लेते हैं ताकि समास हमारा आज एकदम क्लियर हो जाए। कल हम उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। तो आपने बताया कि तत्पुरुष है, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास। चलिए 74 पे आते हैं। 74 में पूछा है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो 74 का आंसर आया है आपका ए ऑप्शन कि अंधकूप। बहुत बढ़िया, अंधा है जो कूप, तो वहां हमारा कर्मधारय हो जाएगा। बाकी तिरंगा में तो द्विगु है, गृह प्रवेश में तत्पुरुष है, और सुख दुख में द्वंद्व है। फास्ट आंसर करिए थोड़ा आप लोग। चलिए अनुरूप में समास बताइए। अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्विगु है। तो 75 का आपने सी बताया कि अनुरूप में अव्ययी भाव है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। अनुरूप में हमारा अव्ययी भाव ही है, सही आंसर आया है। चलिए 76 का आंसर दीजिए। कुसुमाकर। कुसुमाकर शब्द में कौन सा समास है? प्रतिभा जी पीछे हो जा रही हैं आज। चलिए कुसुमाकर में समास बताइए। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या बहुब्रीहि है? तो यहाँ पे बी आया है आंसर, कर्मधारय। तो क्या देखा जाए कि बी सही है? तो नहीं, बी नहीं होगा। प्रतिभा जी और अंशु जी ने बिल्कुल सही बताया है। कुसुमाकर में बहुब्रीहि समास है। कुसुमाकर बसंत को कहा जाता है ना, ठीक। तो कुसुमाकर में बहुब्रीहि समास है, ये ध्यान देना है। चलिए 77 पे आते हैं। रातों रात। रातों रात में समास बताइए। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी है या कर्मधारय है? रातों रात में समास 77 का। तो यहाँ पे आया है आंसर 77 का सी कि रातों रात, रात ही रात में। तो यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया जवाब आया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 78 पे। 78 में आपको बताना है कि किस शब्द में
तत्पुरुष समास नहीं है। विश्वविख्यात में, आश्चर्यचकित में, विषधर में, हिमपात में किसमें तत्पुरुष नहीं है? तो इसका आंसर आया है अंशु जी के यहां से सबसे पहले कि सी होगा। फिर सभी लोग सी बता रहे हैं कि विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है, और बिल्कुल सही जवाब आया है, क्योंकि विषधर में बहुब्रीहि समास है। विष को धारण करने वाला, तो कौन धारण किया था? शिव जी ने। तो विषधर में बहुब्रीहि हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें तत्पुरुष नहीं है। बाकी विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित और हिमपात में है। 79 का आंसर करिए। कौन सा अशुद्ध दिया गया है? क्या भरपेट में अव्ययी भाव समास है? क्या रसोई घर में तत्पुरुष है? क्या दाल रोटी में द्वंद्व है? क्या चाल चलन में अव्ययी भाव है? तो 79 में आपको अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है। तो ए वाला तो सही लग रहा है, भर पेट में अव्ययी भाव लग ही रहा है। रसोई घर में तत्पुरुष है, रसोई के लिए घर, दाल रोटी में द्वंद्व है, दाल और रोटी। लेकिन चाल चलन हमारा गलत दिया है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाल चलन में अव्ययी भाव समास नहीं होता है। चाल चलन का विग्रह हो जाएगा चाल और चलन, तो चाल चलन में द्वंद्व समास है। ठीक, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। तो बहुत सही जवाब आया आप लोगों का। अब आते हैं हम 80 नंबर पे। चलिए 80 नंबर का आंसर करिए। गुड इवनिंग बलदाव जी। 80 नंबर में आपको बताना है कि पतझड़ में कौन सा समास है। पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है? तो आपने बताया कि बी, बिल्कुल बी हो जाएगा। क्यों बी होगा? तो पतझड़ का विग्रह हो जाएगा कि झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, तो किस मौसम में? बसंत में। तो यहां भी हमारा बी बिल्कुल सही है। 80 का बी हमारा सही हो जाएगा। 81 पे आते हैं। 81 में आपको बताना है कूप मंडूक। कूप मंडूक में कौन सा समास है? चलिए कूप मंडूक में समास बताइए। बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है? अस्सी में यदि तत्पुरुष रहता है तो नहीं, तत्पुरुष नहीं होगा। पतझड़ में तत्पुरुष नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पतझड़ स्पेशल हो गया ना एक मौसम के लिए, तो वहां पे तत्पुरुष तो होगा ही नहीं। उसका विग्रह करके देख लीजिए, तत्पुरुष का कोई चिन्ह उसमें आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे बहुब्रीहि ही होगा पतझड़ में। 81 का आपने बताया ए कि 81 कूप मंडूक दिया है, और कूप मंडूक में कौन सा समास है? तो कूप मंडूक में बहुब्रीहि समास है। बिल्कुल, कूप मंडूक का क्या हो जाएगा? जिसका ज्ञान सीमित हो वह व्यक्ति, कोई स्पेशल व्यक्ति के लिए कूप मंडूक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका ज्ञान सीमित हो, तो वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 82 का आंसर दीजिए। मुंह तोड़, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में समास बताइए 82 का। तो 82 का आंसर आया है ए। बहुत बढ़िया, तत्पुरुष समास है। ठीक, और कौन सा तत्पुरुष है ये भी बता दीजिए कि मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो आपने बताया कि कर्म तत्पुरुष। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब है, वेरी गुड। मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला, तो को चिन्ह कर्म तत्पुरुष का है। चलिए 83 नंबर पे आते हैं। 83 में आपको बताना है कि निर्दय में कौन सा समास होगा। बड़ी देर बाद आई हैं सरिता जी। चलिए निर्दय में समास बताइए।
कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या बहुब्रीहि होगा? ये भी बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है और आश्रम पद्धति प्रवक्ता में ये आ चुका है कि निर्दय में समास बताइए। तो आपने बताया कि डी होगा, बहुब्रीहि समास होगा। बहुत बढ़िया, निर्दय में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका विग्रह हम करेंगे तो ये होगा कि नहीं है दया जिसमें। हाँ बिल्कुल डी होगा, नहीं है दया जिसमें निर्दय। तो निर्दय में बहुब्रीहि समास सही है। चलिए 84 पे आते हैं। 84 में आपको बताना है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपने बताया कि तत्पुरुष कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और बहुब्रीहि में तो अन्य पद प्रधान होता है, अव्ययी में तो पहला पद अव्यय होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब लास्ट वाला पद। चलिए 85 नंबर पे आते हैं। अकृतम, अकृतम में समास बताइए कौन सा समास है? अकृतम बहुत मोस्ट है ये और हाल ही फिलहाल में भी सरिता जी से ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो अकृतम में आपको समास बताना है। ये भी आश्रम पद्धति में आ चुका है। तो आप लोगों ने बताया कि ए तत्पुरुष समास, बिल्कुल अकृतम में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है? तो नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, चलिए 86 नंबर पे आते हैं। 86, रसोई घर का समास विग्रह करिए। रसोई घर का विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई की घर या रसोई और घर? तो रसोई के लिए घर होगा और आपने बताया भी है ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, रसोई घर का विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। चलिए 87 नंबर पे आते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है आपसे। चलिए 87 का आंसर करिए कि किसमें तत्पुरुष समास है? तो मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दत्तचित्त। तो ना मुनिवर में है, ना सुसंग में है, ना दत्तचित्त में है। जिन्होंने सी बताया बिल्कुल सही जवाब है पराधीन। पराधीन में तत्पुरुष समास है। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन। तो दूसरों के अधीन में हमारा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो आज हमने समास को समाप्त कर दिया। कल हमने लगभग 20 क्वेश्चन देखा था समास का और आज हमने 87 देख लिया। कुल मिला के 95 क्वेश्चन हमने समास से केवल देखे हैं 2 दिनों में। तो समास को हमने समाप्त कर लिया। अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कल हमारा अगला टॉपिक रहेगा उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक, तो कल हम उसको देखेंगे। तो आज आपने स्कोर कितना किया? 87 में से अपना स्कोर बताइए कि कितना गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आसान थे। तो देखिए कि आसान प्रश्नों में क्या स्कोर है आप लोगों का। अंशु जी ने 82 किया है, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी ने 86 किया है, एक दे के आ गई है किसी को। अच्छा स्कोर है आपका भी, बहुत बढ़िया। और हाईएस्ट आप ही का रहने वाला है 86। सोनी ने 80 किया है, बहुत बढ़िया। चलिए सरिता जी ने पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किया। हाँ आपका बहुत सारा छूट गया, आप घूमने चली गई थी। कोई बात नहीं, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। आज 86 हाईएस्ट गया, लेकिन 87 होना चाहिए था प्रतिभा जी। आपका पूरा में पूरा होना चाहिए था। एक आपने कैसे गलत किया? अच्छा, मनमाना वाला गलत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो ध्यान देना है अब आपको
कि मनमाना में तत्पुरुष और अव्ययी दोनों विकल्प में यदि आ जाता है तो अव्ययी को चूज करेंगे, ठीक, क्योंकि आयोग ने उसे ही माना है तो हम भी उसे ही मानेंगे। लेकिन जब अव्ययी न हो तब हम तत्पुरुष लगा सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आज इतना ही। क्लास थोड़ी लंबी हो गई पर कोई बात नहीं। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को शेयर लाइक भी कर दिया करिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाया जाता है, और कमेंट भी करिएगा क्लास कैसी लगी। फिर हम कल 8 बजे मिलेंगे व्याकरण की क्लास में, बिल्कुल अपने समय से, तो आप लोग भी रेडी रहिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं।